ऑल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम मैथ्स की क्लास करने वाले हैं। मैथ्स की क्लास पहली रहेगी। टारगेट हमारा मैथ्स में 20/20 है चयन परीक्षा के लिए। एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ लाए हैं न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। जैसा आपका सिलेबस में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करने वाले हैं। कंसेप्ट की क्लास रहने वाली, साथ ही वो महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी को पता है आउट ऑफ 100 में से 80 प्लस का स्कोर यहाँ पे लाना बहुत ही ज़रूरी है चयन परीक्षा में सिलेक्शन पाने के लिए, माता पिता के सपने को साकार करने के लिए। बाकी सभी प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी लोग क्या तैयार है मैथ्स के। पहले हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम में आज हम थोड़ा सा टॉपिक बताएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम में ऑलरेडी हम पात्रता परीक्षा में बता चुके हैं। ठीक है, नंबर से हम क्वेश्चन जरूर करेंगे प्रैक्टिस सेट में। नंबर सिस्टम बहुत कम बताएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक आता है, ये ऑलरेडी टॉपिक आप लोग जानते हैं। इसमें संख्याओं के प्रकार आता है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या हो गई, सम विषम अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, आरोही अवरोही, जाति मान, स्थानीय मान, दिए गए अंकों में सबसे बड़ी छोटी संख्या बनाना, दशमलव संख्या का स्थानीय मान, विभाजिता के नियम, घात वाली संख्या इकाई अंक ज्ञात करना, गुणों या गुणा के प्रश्नों की इकाई अंक निकालना, ये हम बता चुके हैं। बाकी यहाँ पे हम लिंक दे देंगे प्रीवियस क्लास की, जो हम इसका पूरा डिटेल बता चुके हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी है पात्रता परीक्षा, हमने पूरा सिलेबस पढ़ा चुका है। ठीक है, संख्याओं के प्रकार में हमने आपको क्या बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक जो संख्या होती है पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक अनंत से 0 तक, 0 से अनंत की सीमाएं होती नहीं। पूर्णांक ऋणात्मक, धनात्मक, 0 सभी हो सकता है, ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं ए और बी के रूप में होती, जहां बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी बटे में जो होता है वही आपका 0 नहीं होना चाहिए। अंश बटे हर होता है ना, हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या कहलाती हैं, जैसे 2/1 लिखा है, 4/1, 5/2, ठीक है, या 3/1 करेंगे, कुछ भी करेंगे, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, वह हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम जो इम्पोर्टेंट है, अब रेखाखंड के बारे में पढ़ेंगे। रेखाखंड की लंबाई, जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम रेखाखंड कहते हैं। जब दो बिंदु को सीधी रेखा कोई मिला देती है तो वह रेखाखंड हमारी बन जाती है, क्योंकि दो बिंदु मिलेंगे तो वह रेखा कैसी होगी, वह सीधी ही होगी, टेढ़ी नहीं हो सकती, वह रेखाखंड हो जाएगी। दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो भाग बनता है उसे रेखाखंड कहते हैं। इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसे नापा जा सकता है। यानी रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। प्रश्न आ गया तो आपसे बनना चाहिए, रेखाखंड को क्या है, नापा जा सकता है। अगर रेखा दे दिया जाए तब आप क्या करेंगे, रेखा जो होती है दो हिस्सों को अनंत तक बढ़ा सकते हैं। रेखा को दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है, इससे हमारी सरल रेखा प्राप्त होती है, इसे रेखा कहते हैं। दूसरा होता है संरेख बिंदु। इसमें आप देखेंगे संरेख बिंदु में ABC 3 पॉइंट आपके दिए गए हैं, ये हमारे कौन से बिंदु कहलाएंगे, संरेख बिंदु कहलाएंगे। संरेख बिंदु मतलब 3 या उससे अधिक बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। जब कोई भी रेखा में 3 बिंदु हो जाएं, यदि उनसे होकर केवल एक ही रेखा गुजरे, जब 3 बिंदु या उससे अधिक बिंदुओं से होकर कोई एक रेखा गुजरती है तो वह संरेख बिंदु कहला जाते हैं। संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं हम कैसे जानते हैं, एक ही बिंदु से 3 या उससे अधिक गुजरने वाली रेखाएं। एक ही बिंदु से, मान लीजिए ये सब बिंदु है ना, ये एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, 3 रेखाएं गुजर रही हैं। कितनी गुजर रही, 3 रेखाएं, वह संगामी रेखाएं कहलाती हैं। संगामी रेखाएं मतलब AB, PQ और CD, ये हमारी संगामी रेखाएं हो जाएंगी। यानी एक ही बिंदु से 3 या उससे अधिक गुजरने वाली रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। अगला जो हमें ध्यान देना समझना है, प्रतिच्छेदित रेखाएं और प्रतिच्छेदित बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न आ सकता है, संभावित प्रश्न है। प्रतिच्छेदित रेखाएं और प्रतिच्छेदित बिंदु, ABCD प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, यानी AB और CD ये क्या है, प्रतिच्छेदित रेखाएं हो जाएंगी। और बिंदु अगर पूछा जाएगा तो प्रतिच्छेदित बिंदु कौन सा होगा, तो प्रतिच्छेद, जहां बिंदु दोनों प्रतिच्छेद करते हो वह हमारा कौन सा हो जाएगा, वह प्रतिच्छेदित बिंदु कहलाएगा। जैसे ये आपका हो गया O, ये हमारा प्रतिच्छेदित बिंदु हो जाएगा, और रेखाएं जो रेखाएं काट रही हैं।
जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो उन रेखाओं को प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु को प्रतिच्छेदित बिंदु कहा जाता है। अब आती है आपकी समांतर रेखाएं। ए बी पी क्यू समांतर है, यानी जब दोनों का डिफरेंस समान होगा तो वे समांतर रेखाएं कहला जाती हैं। अर्थात जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहे उन्हें समांतर रेखा कहते हैं, और ये दोनों रेखाएं अनंत तक नहीं मिलती हैं, अर्थात इनका कोई प्रतिच्छेदित बिंदु नहीं होता है, तो वह हमारी समांतर रेखाएं होगी। ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती समांतर रेखाएं। कोण एंगल, जो कि अब कोण से प्रश्न आएगा, 1-2 प्रश्न, 20 प्रश्न टोटल पूछे जाने हैं। किसी टॉपिक के किसी दिन ज़्यादा आएगा, किसी टॉपिक से कम आएगा, सभी टॉपिक से पेपर में नहीं आ सकता। 25 से 30% टॉपिक लिया जाएगा पर डे। कौन सा टॉपिक आ जाए, सभी टॉपिक हमें पढ़ना है, समझना है, फीडबैक करना है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। कोण की बात करूंगा, कोई दो किरणें एक बिंदु से किसी दिशा में बनाई गई रेखा को कहा जाता है। जिनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है उनको कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। कोणों के प्रकार जान लीजिएगा। कोण के प्रकार में बहुत से प्रकार आते हैं, लेकिन पहले हम न्यून कोण की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। न्यून कोण, न्यून कोण को हम कैसे पहचानते हैं और जानते हैं, आप सभी लोग देखिएगा। न्यून कोण की मैं बात कर रहा हूँ। न्यून कोण हम कैसे जानते हैं, ये ए ओ बी, ये हमारा न्यून कोण क्यों हो जाएगा, क्योंकि किससे कम है, 90 डिग्री से कम है। मतलब जिस कोण का माप 90 से कम होता है न्यून कोण कहलाता है। दूसरा आता है समकोण। समकोण मतलब जिस कोण का मान कितने अंश होता है, 90 डिग्री होता है, वह हमारा समकोण कहलाता है। ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, घटा बढ़ा के पूछा जाएगा, माइनस प्लस करके पूछा जाएगा। जिस कोण की माप 90 हो उसे समकोण कहते हैं। लेकिन अधिक कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण 90 से अधिक होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। 180 हो जाएगी मतलब सीधी रेखा को हम कितना 180 मानते हैं, और इससे कम होना चाहिए इसके बीच, इन दोनों के बीच जो होता है, एक मिनट रुकिएगा, ये इन दोनों के बीच जो भी कोण बनेगा वह अधिक कोण कहलाएगा, इन दोनों के बीच, ठीक है। 90 से अधिक, 180 से कम। दूसरा आता है सरल कोण। सरल कोण को ही 180 डिग्री कहते हैं। सीधी रेखा में चली जाए, उस पर कोण बना दिया जाए, सरल रेखा का माप 180 डिग्री होता है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, दो न्यून कोण और एक सरल कोण को मिला के कुल कितना कोण बनेगा, या कितने आपके समकोण बनेंगे। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, डायरेक्ट ही नहीं पूछा जाएगा, इनडायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है ना। फिर बाद में मत कहिएगा सर आपने ऐसा पढ़ाया था, नहीं है, इनडायरेक्ट आएंगे प्रश्न। अगला, यदि दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों का एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोण का योग अगर 90 हो रहा है तो उन कोणों का एक दूसरे का क्या कह देते हैं, पूरक कोण कह देते हैं। जैसे ए प्लस बी का कोण 90 हो, ए और बी क्या हो गए, ए क्या होगा, बी का पूरक कोण कहलाए, क्योंकि वह पूर्ण कर रहा है, और बी ए का पूर्णक, दोनों पूर्ण कर रहे हैं। अब आती है संपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 180 हो तो उन कोणों का एक दूसरे का पूरक कोण होगा। संपूरक कोण में कैसे जानेंगे, इसके पहले क्या था, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। अब संपूरक कोण मतलब यदि कोणों का योग कितने हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, एक दूसरे का क्या हो जाएंगे, संपूरक हो जाएंगे। जैसे P प्लस क्यू 180 है, P क्यू का संपूरक हो जाएगा और Q P का हो जाएगा। अब आसन्न कोण की बात कर लेते हैं। क्या आपने कभी पढ़ा आसन्न कोण के बारे में, आसन्न कोण के बारे में पढ़ लीजिएगा। जब एक ही बिंदु से निकली जो 3 रेखाएं होती हैं वह हमारी कौन सी है। यदि दो कोण एक ही बिंदु से बन रही किरणों से और उसमें एक किरण क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी, कॉमन हो, तो वह कोण आसन्न कोण हो जाता है। शीर्षाभिमुख कोण कैसे जानते हैं, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कहलाते हैं और इनकी माप क्या होती है, शीर्षाभिमुख कोण की माप बराबर होती है। और समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा से बने कोण संगत कोण, एकांतर कोण, क्रमागत अंत्य कोण कहलाते हैं। संगत कोण जो होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं, ऐसे ही एकांतर कोणों के माप भी बराबर होते हैं, और क्रमागत अंत्य कोणों का योग 180 होता है।
अब आ जाइए त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। रेखीय युग में अगर कोई त्रिभुज है, एक रेखा के किसी बिंदु पर एक तरफ बने कोण का योग 180 होता है। कोई एक रेखा हो गई और उस पर एक तरफ बने का कोण, मतलब एक रेखा के किसी बिंदु पर एक तरफ बने का कोण 180 होता है। यानी कि सभी लोग समझ गए ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग रेखीय युग्म 180 डिग्री। एक बिंदु पर बना कोण, एक बिंदु पर बने कोणों का योग जो होता है 360 होता है, क्योंकि एक बिंदु पर बना कोण होगा तो चारों तरफ घूमेगा बिंदु के, और चारों तरफ घूमेगा तो चारों तरफ कितना होता है, टोटल 360 डिग्री होता है। बाह्य कोण हम कैसे जानेंगे भैया? बाह्य कोण जानने के लिए आपका दिया गया है, ये हमारा इसका क्या है, बाह्य कोण कहला गया। क्या हो गया? बाह्य कोण कहला गया। अर्थात त्रिभुज की भुजा की ओर बढ़ाने पर बने कोण को बाह्य कोण कहते हैं। जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज के सुदूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। बहुभुज की बात कर लेते हैं। कुछ रेखाखंडों से बनी आकृति को बहुभुज कहते हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज बहुभुज के उदाहरण हैं, और इनसे एक प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। अगला समभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो समभुज कहलाती हैं, और इसके सभी कोण भी समान होते हैं। भुजाएं समान होती हैं, कोण भी समान होते हैं। बहुभुज में कोण जैसे कैसे कैसे जानेंगे हम? तो बहुभुज में जो कोण होता है, n भुजाओं वाले अगर बहुभुज है तो सभी कोणों का योग 360 होगा, ठीक है ना। प्रत्येक कोण 360 डिग्री अपान n हो जाएगा, उसमें n का भाग देंगे, जितने कोण होंगे उतना भाग दे देंगे। प्रत्येक अंतः कोण 180 माइनस 360 होगा, या इसे फार्मूले में कह सकते हैं n-2 अपान n गुणे 180, यानी अंतः कोणों का योग क्या होता है, n/n-2 गुणे 180। और आप ये भी जानते हैं समबाहु पंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 360 अपान 5 कर लीजिएगा। समबाहु अगर पंचभुज दिया है तो 360 में 5 का भाग कर देना है, 72 डिग्री आएगा। सम पंचभुज अगर दिया गया है तो सम पंचभुज दिया है तो 180 में करना है। इसके लिए फार्मूला क्या है, 5-2 अपान 5 इंटू 180 कर दीजिएगा, अर्थात 108 आ जाएगा। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि सम पंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है तो 108 डिग्री होता है। आपने समझ लिया। अब चलिए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। बताया था, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों। तो किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती गुणनफल का हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा? तो आइए देखते हैं, अब इसका सलूशन देख लेते हैं, क्या होगा इसका सलूशन। अब आपको सर्वप्रथम दोस्तों करना क्या है, देखिए किसी भी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा क्या होता है, 8 से विभाजित होगा। अब आप बोलेंगे सर ये 8 से विभाजित क्यों होगा? आइए देखते हैं, समझते हैं। देखिए ये आपकी संख्या हो गई, एक आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, विषम प्राकृतिक संख्या, हम मान लेते हैं 11 यहाँ पर विषम प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं। इसके परवर्ती संख्या क्या होगी, 11 की परवर्ती संख्या 12 होगी, और पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब यहाँ पे है कि गुणनफल हमेशा किसी संख्या से विभाजित होता है। अब देखिए यानी कि 10 और 12 का गुणनफल करेंगे, 10 और 12 का गुणा करेंगे तो हमारा मान जो प्राप्त होगा 120 प्राप्त होगा। 120 को जब हम 8 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, मान 15 प्राप्त होता है। 15-120 15 मान प्राप्त होता है। तो क्या हो गया, गुणनफल हमेशा 8 से विभाजित होगा। अर्थात किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित है, तो 8 जो संख्या हो जाएगी यहाँ पे सही। देख लेते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया है, आइए देखते हैं स्क्रीन पर कि 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। सभी लोग कमेंट करेंगे, अगर आप रफ पेन लेकर दोस्तों जरूर बैठा करें। तो 7 और 13 के बीच जो है कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, 7 और 13 के बीच बताना है। सभी लोग प्यारे मित्र कमेंट करके बताएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों इसका सलूशन क्या होता है। देखिए 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो आपको एक ही बात करना है, यहाँ पे अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं।
किन्हीं दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, एक दो नहीं हो सकती है, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। परिमेय संख्याएं को p बटे q के रूप में लिखा जाता है। देखिए अगर यहाँ पे हम 1/2 लिखे हैं, 1/2 को देखिए हम कैसे कितनी परिमेय संख्याएं बना सकते हैं। यहाँ पर हम 2/4 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, 4/6 लिख लीजिए आप, 4/8 लिख लीजिए, 8/16 लिख लीजिए, ठीक है। तो मतलब है 1/2 हो गया एक परिमेय संख्या, अर्थात किसी भी दो संख्याओं के बीच हम कितनी भी परिमेय संख्याएं बना सकते हैं, अर्थात अनंत परिमेय संख्याएं बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है, संभावित प्रश्न है और नंबर सिस्टम के जो 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, इनमें दोस्तों 6 से 7 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। दोस्तों ये दिया गया संख्या 10 99 999 की परवर्ती संख्या होगी। अभी आपकी संख्या दी गई है, इसकी परवर्ती संख्या पूछा जा रहा है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि परवर्ती संख्या मतलब क्या होता है, कि परवर्ती संख्या किसमें करना है, तो 10 करेंगे, 99 फिर आपका 999, परवर्ती मतलब प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका परवर्ती करेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा और ये 1 1 बन जाएगा। तो हमारा क्या अंक प्राप्त हो जाएगा, 11 और 5 शून्य प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि 11 लाख की बात करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख की इस ऑप्शन में है, तो आप लोग देखेंगे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहीं पर दोस्तों अगर पूर्ववर्ती पूछा जाता, अगर पूर्ववर्ती पूछा जाता तो हम क्या करते यहाँ पर, ठीक है। पूर्ववर्ती में हम लोग क्या करते, -1 कर देते, और -1 कर देते तो कितनी संख्या आ जाती हमारी, ये इतनी संख्या आ जाती। तो 10 999 8, यानी कि अगर पूर्ववर्ती पूछा जाता तो पहला ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे परवर्ती पूछा गया है तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कि दिया गया है कि 48 93 48 48 36 5 को 100 तक का सन्निकटन करने पर कितना मान आएगा। अगर हम इसे 100 तक क्या करेंगे, सन्निकटन, तो सन्निकटन मान आपने पता होगा, ठीक है। पिछले में भी हमने एक क्वेश्चन किया था इससे रिलेटेड, तो सभी लोग कमेंट करेंगे अगर पिछला अपने प्रैक्टिस से देखा है तो आप लोग ऑलरेडी इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, क्या होगा इसका सोल्यूशन। देखिए दोस्तों सर्वप्रथम आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाला हूं। अब इन दोनों के बीच सन्निकटन करना मान है, यानी करना क्या है, इन दोनों को पहले हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। दोनों को फटाफट माइनस कीजिए, आप लोग दोनों संख्याओं को माइनस कीजिए स्क्रीन पर, ठीक है। सभी मेरे प्यारे मित्र भाई बहन से अनुरोध करता हूं दोस्तों कि आप लोग जो है रफ पेन लेके जरूर बैठा करें, ठीक है। 48 करेंगे और इसमें माइनस कितने करना है, तो आपको 48 3 6 5 इतना माइनस करना है। 8 में 5 गया 3, 14 में 6 गए 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 14 तो 12 बचा, 12 में 3 करेंगे 9 आ जाएगा, 8 में 8 शून्य आ जाएगा, 8 में 4 गया 4 आ गया, 4 आ गया, तो 44 0 983 आ जाएगा। क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है दोस्तों, 44 0 983 आ रहा है। तो 100 तक का सन्निकटन मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 44 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 44 1000, अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। आप देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को देखिएगा कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने कितने यहाँ पे कितना 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने कितने 3,48,700 मत प्राप्त किए। बताइए सफल प्रत्याशी चुनाव में कितने मतों से जीता। बहुत ही आसान है भैया, जोड़ घटाना गुणा भाग इतना बनता है तो सिलेक्शन पक्का है, ये ध्यान दीजिएगा। हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, आपके टीटी एग्जाम की बात कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले जीतने वाले प्रतिद्वंदी, जीतने वाला जो प्रत्याशी है उसका हम अंक लिख लेंगे, उसका वोट लिखेंगे कितना है, तो आप लोग देख पा रहे हैं। फिर प्रतिद्वंदी का यहाँ पे वोट लिख लेंगे, ठीक है। दोनों का वोट लिखने के बाद अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। सभी लोग देख रहे हैं 15 में 7 गया कितना आ जाएगा, 8 8 आता है। और ये हमारा 16 में 8 गया 8 आएगा, ठीक है।
अब ये बचा 6, 6 में 4 गया 2, 5 में 3 गया 2, 228800 किस ऑप्शन में है? सभी लोग देखेंगे, आप देखेंगे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम यही दिया हुआ है। जब सेम टू सेम यही दिया हुआ है तो हमारा आंसर भी दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गैलरी में सेव कर सकते हैं, दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है। और टेलीग्राम से दोस्तों जरूर ज्वाइन करें, नोट्स PDF फाइल सब कुछ फ्री में, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। सभी प्यारे मित्र ज्वाइन करें, और जायसवाल सर से डायरेक्ट मैसेज बात करने के लिए, चैट करने के लिए इंस्टाग्राम में दोस्तों जरूर फॉलो कर सकते हैं, लिंक भी मिल जाएगी, आप सर्च भी कर सकते हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि एक गांव की कुल जनसंख्या 78,000, ठीक है, 78,692 है। इनमें से 29,642 पुरुष हैं, 28,167 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या कितनी होगी? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। एक गांव की कुल जनसंख्या दी गई है 78,000 है, जिसमें आपके 29,642 पुरुष हैं, 28,167 हैं। यानी कि सर्वप्रथम पहले बात तो करना क्या है, आपको पुरुष की जो संख्या है इसको प्लस कीजिए, 29,642 लिखिए, फिर इसके बाद महिला 28,167, अब इनको प्लस करिए, 7 2 9, 6 4 10, 6 7 1 8, 8 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, 57,809 कितने हो गए? ये महिलाएं और पुरुषों की क्या हो गई? जनसंख्या हो गई। अब क्या करना है, महिलाओं पुरुषों की जनसंख्या को कुल जनसंख्या में माइनस कर लेंगे तो हमारी बच्चों की संख्या आ जाएगी। अब करना क्या है, इस 78,692 माइनस आपको करना है 57,809। सभी लोग करें, मेरे साथ करते जाएं दोस्तों। 78,692 टोटल जनसंख्या है, और महिला पुरुष हमने कितना जोड़ा, महिला और पुरुष दोनों मिला के जो संख्या है वह 57,809 है। इन दोनों को घटा दीजिए, बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो बच्चों की संख्या कितनी आ जाएगी, सभी लोग कमेंट करेंगे। 12 में 9 जाएंगे, 3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 16 में 8 गए, 8 आ गए, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 20,883 कितने हो जाएंगे दोस्तों? यह हमारे बच्चों की संख्या हो जाएगी। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 20,883 देखेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करें, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। यही शिक्षा दोस्तों ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और यही सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि 64,000, जी हाँ 6,45,321 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा? स्थानीय मान निकालना है, फिर अंकित मान निकालना है, और दोनों का अंतर बता देना है। बहुत ही साधारण सी बात है, आइए देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए इस संख्या में कि आपका 64, 53, 21 में क्या करेंगे। सर्वप्रथम आपको करना क्या है, सभी लोग कमेंट करें। इसमें आपको करना है कि अंक 5 का जो है स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो 5 दिया है, 5 के बाद कितनी संख्या है? 3 है, तो 3 जीरो कर लेंगे, तो स्थानीय मान कितना आ जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। स्थानीय मान दोस्तों 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, 5 के बाद आपकी 3 शून्य है, यानी कि 5,000 क्या आ जाएगा? आपका स्थानीय मान आएगा। और अंकित मान क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, अंकित मान वही हमारी संख्या होती है। सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने परिवार शिक्षकों के परिवार पर। अब देखेंगे दोस्तों इसी में 5 का अंकित मान वही रहता है, और दोनों का अंतर पूछा जा रहा है। तो 5,000 में 5 का माइनस कर देना है, यानी 10 में गए 5, 5 आ जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे क्या मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, फीडबैक करेंगे। 4,995 क्या मैंने सही बोला? कमेंट करके फीडबैक करें, सहयोग करें, क्योंकि आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक सर्वमान है, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, और जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा प्रश्न। आई होप सभी प्यारे मिस अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे तो सीधा सिलेक्शन नहीं, यहाँ पे टॉप रैंक हासिल करेंगे, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि 50, 15, 0, 1, 501 को 11 से भाग करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? अरे भैया जोड़, जी हाँ जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही तो है प्राइमरी लेवल में, यही प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा सा यहाँ से वहाँ रीजनिंग टाइप बना दिया जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, गणित बिल्कुल दूर भागेगी,
ठीक है, छू मंतर की तरह गणित भागेगा। केवल आप लोग वीडियो अंत तक देखा करिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सभी प्यारे मित्र देखेंगे, अब हमें भाग करना है। अब सभी संख्या पहले लिख लेते हैं। 50 हो गया, ठीक है। हम संख्या न लिख के हम डायरेक्टली यहीं से भाग दे देते हैं और यहाँ 11 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 11 में देखिए 50 में भाग देना है, सभी लोग मेरे साथ भाग देते जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। 11 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 11 चौक 44, 6 बचेगा, फिर 1 उतार आएगा। फिर इसके बाद कितनी बार जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। 11 पचे 55 बार जाएगा। तो 61 में 55 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है। 1 के बाद फिर आपका 5 उतरेगा, 65 आया। इसमें भी 11 पचे 55 होगा, क्योंकि 11 छक्का 66 ज़्यादा हो जाता है, तो 55 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 बचेगा शेष, ठीक है। 5 के बाद फिर आपका कितना आ जाएगा? 0 उतरेगा। 0 उतरे के बाद 11 9 99, 9 बार जाएगा, 99 आएगा, 1 शेष बचेगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका 1 उतरेगा, 11 1 कम 11, 1 बार जाएगा, फिर शेष क्या होगा? 0 आ जाएगा। फिर हम 5 उतारेंगे, भाग न पहुँचे लब्धे शून्य, फिर 0 आ जाएगा, 50 हुआ। 11 छक्का 66, 11 चौक 44, 4 बार जाएगा, 44 करेंगे, फिर 6 आ जाएगा और लास्ट 1 बचा है, इसको उतारेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 पचे 55। अब 55 करेंगे, 61 में माइनस 55 कीजिए, शेष कितना बचता है? शेष फल 6 बचता है। ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि 50 को आधे से विभाजित करो और उसमें 20 जोड़ दो और इसमें 35 घटा दो, क्या प्राप्त होगा? भैया जो कहता जाता है प्रश्न वैसे करते जाइए, वाकई में आंसर करेक्ट, एकदम सीधा 1 नंबर है क्वेश्चन जो है, आंसर दिला पाएंगे, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। कैसे करना है अब देखिए ध्यानपूर्वक, पहले जो प्रश्न कहता है वह करते जाओ। भैया 50 को आधे से विभाजित कर दो, 50 को आधे से विभाजित कर दो, यानी 50 को भागे 1/2 कर दो। इसके बाद इसमें 20 जोड़ दो, फिर इसके बाद इसमें 35 घटा दो। सभी लोग कमेंट करेंगे। इतना आपने कर लिया, इतना आपने कर लिया दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे। जब आपने इतना कर लिया तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कैसे अब इसमें करेंगे, अब आंसर देखिए कैसे आएगा। आपको मैंने एक चीज बताई थी जब भिन्न का पढ़ाया था कि अगर जब भाग में संख्या हो, इसको गुणा में परिवर्तित करना हो तो ये संख्या को क्या करते हैं? पलट देते हैं, ठीक है। तो 50/1 गुणे 2/1 कर देंगे तो 50 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 100 धन कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 में 35 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 85 आपका आंसर हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। अब ऐसे में 85 आएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सीधा 50/2 करिए, 25 आ गया, 25 में 20 जोड़िए, कितना आ गया? 45 आ गया, 45 में 35 को घटाओ, 10 आ जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, गणित कहती है बोर्ड मास का रूल जो है वह फॉलो करना है। जो कह रहा पहले पूरा लिखिए, इसके बाद बोर्ड मास का रूल लगाइए, फिर आप आंसर करेक्ट कीजिए, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला सा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न। इसके बाद मॉक क्वेश्चन करेंगे कि इनमें से सबसे बड़ी महत्तम संख्या कौन सी होगी। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, इनमें जो है सबसे बड़ी महत्तम संख्या कौन होगी। देखिए पूरी संख्या का यहाँ पर क्यूब दिया है, पूरी संख्या का स्क्वायर दिया है, पूरी संख्या की घाते 5 दी है, पूरी संख्या की घाते 3 दी हुई है। अब इसमें बताना है सबसे बड़ी महत्तम संख्या बताना है, तो महत्तम कैसे निकाला जाता है, सभी लोग कमेंट करें। इसका महत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 का क्यूब कहलाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 10 दूनी क्या हो जाएगा? 12 होता है दोस्तों। जी हाँ, 4 4 8 4 12, 12 की घाते 3, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल हमारा जाएगा 1728 आ जाएगा। कमेंट कर सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 1 4 3 7 1 8 3 11, 11 की घाते कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 है, तो 11 की घाते 2 बराबर कितना होता है? 121, ये तो कम हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए, 2 हो गया, 2 1 3 1 4, 4 की घाते 5, यानी कि सभी लोग जानते हैं कितना हो जाएगा? 4 की घाते 5, 1024 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिएगा, 2 दूनी 4 1 5, 5 की घाते 3 बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? सभी लोग कमेंट करें फटाफट, सीधा कनेक्शन, सीधा सीधा डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आएगा। अब देखिए कौन सा बड़ी महत्तम है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ी महत्तम 1728 है, सबसे बड़ी अंक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा महत्तम क्या हो जाएगा था कि गुणनफल 1025 और 125 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि
1,45,105 प्राप्त हो जाए। तो आप सभी लोग जानते हैं इस प्रकार के प्रश्न मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार और सभी को बता दिया जा रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे x जोड़ा जाए, मान लेते हैं x जोड़ा जाए, हमारी संख्या इतनी प्राप्त हो जाएगी। अब जहाँ पे हमने x लिखा है, अब करना क्या है, 1025 और 125 का गुणा। इतना करने के बाद आपको प्लस x कर देना है और बराबर में 1,45,105 कर देना। यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1,45,105 माइनस 1025 गुणे 125 जब करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1,28,125। 1,28,125 इसमें माइनस कर देना है। जब आप इनमें माइनस करेंगे आपकी वैल्यू कितने मिलेगी, 16,980 प्राप्त हो जाएगी, जो कि ये x का मान है। तो कितना जोड़ा जाए, 16,980 जोड़ा जाए तो इतना प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से प्राप्त, तो 16,980 देखेंगे पहले ऑप्शन में दिया गया, जो कि सही हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे सभी लोग। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है गुणनफल 2002 गुणे 202 में क्या घटाया जाए जिससे कि 2,02,000 प्राप्त हो जाए। अब आप कहेंगे कि पहले में जोड़ा गया था, इसमें घटाया गया, तो कुछ नहीं करना है, इसमें माइनस x घटाया जाए, माइनस x कर लेना, कुछ नहीं अंतर है। इन दोनों का गुणा कीजिए, 2002 गुणे 202 कर लीजिए और इसमें आपको घटा देना, ठीक है। तो इसमें जब आप घटाएंगे तो आपकी वैल्यू कितनी बनेगी, 2002 गुणे 200 करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 4,44,004, ये आपको मान प्राप्त होगा। और ये 2,02,000 है। अब बराबर में 2,02,000 है और माइनस आपका इसके बाद माइनस x बराबर ये चीज़ है, तो माइनस x को उधर ले जाइए तो x में हो जाएगा, उस संख्या को इधर लाइए, मतलब 2,02,000 को 4,00,000 के पास लाइए और माइनस x को उस पलाटी कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, तो प्लस में हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 40, करना क्या है आपको, 404404 माइनस 2 1 2 3 4 2, यही संख्या कर देना। यानी 4,44,004 में आपको 2,02,000 को माइनस कर देना है, ठीक है। जब आप माइनस कर देंगे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,44,02, कितना आ रहा है, 2,44,02 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2,04,402 आ रहा है। अब किस में दिया गया है देखेंगे, पहले ऑप्शन में दिया है, जो कि सही हो जाएगा। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि गणित है, गणित में जो जल्दबाजी करता है अक्सर वह घटनाएं यहाँ पे हो जाती हैं। 15 इकाई, 20 दहाई, 12 सैकड़े किसके बराबर हो जाएंगे, अच्छे से समझ के जाइए और अब पेन जरूर लीजिए, बैठिए सॉल्व कीजिए। कितना बिजली प्रश्न आपसे आ रहा है फिर भी आप लिखिए ज़रूर। लिखने में क्या अंतर पड़ता है आपके क्लास के अंत में बताएंगे, इसका बेनिफिट बहुत है। 15 इकाई मतलब 15, 20 दहाई मतलब 20 गुणे 10 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 12 सैकड़े मतलब 1200 हो जाएगा। ये किसके बराबर होंगे, बराबर कह रहा है तो आपको योग कर लेना है, 5 and 1 and 2 2 4 1, 14-15 आ रहा है। 14-15 किस में लिखा गया है देखेंगे, पहले ऑप्शन में लिखा गया है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझना है। अगला प्रश्न है 496 योग 318 का निकटतम सैकड़े में मान बताइए। अब निकटतम सैकड़ा मान कैसे निकालना है, आप देखिए 496 योग से 318 मतलब है कि 496 और 318 को प्लस कर लेना आप लोगों को। 318 प्लस 496 टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 814 814 आ जाए।
814 का निकटतम मान सैकड़ा में मान है तो 800 के लगभग कहलाएगा। तो 800 इसका निकटतम मान क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, क्योंकि सैकड़े में निकटतम मान पूछा जा रहा है। ये भी देखना है, सैकड़ा, दहाई, हज़ार में, लाखों में क्या दिया गया है, इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक शून्य कितनी बार आता है। जी हाँ, ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में अंक शून्य कितनी बार आता है, यह वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। देखिए 1 से 100 के संख्या जिनमें जो शून्य आता है, शून्य किस में आता है, 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में आएगा, 50 में आएगा, 60 में आएगा, 70 में आएगा, 80 में आएगा, 90 में आएगा और 100 में आएगा। 100 में 2 जीरो हो जाएंगे। तो 10 तो ऑलरेडी ये हो गए, 1 जीरो 100 में बढ़ गया, क्योंकि 100 में ट्रिपल डिजिट होता है, 2 शून्य होते तो 11 जीरो हो गए। और अक्सर लोग लगा लेते हैं यार 10, 20, 30, 40, 50, 100, 10 होंगे, 10 शून्य होंगे, लेकिन ये ध्यान थोड़ा भूल जाते हैं। ज्ञात सबको है, लेकिन एग्जाम का प्रेशर होता है कि भूल जाते हैं कि 100 में 2 जीरो होते हैं। तो यहाँ पे 11 वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं बताइए। अब देखिए 1 से 30 तक की संख्या में अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपका होता है 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया। वे अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं, या 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो खुद से भी कटती हैं, 1 से भी कटती हैं, किसी तीसरी संख्या से कट जाए वह भाज्य संख्या है, और जो तीसरी से ना कटे वह अभाज्य संख्या। तो टोटल गिन लीजिए कितनी हो रही हैं। तो आपके यहाँ टोटल 10 हैं। 1 से 30 तक संख्या अभाज्य संख्याएं टोटल 10 संख्याएं हो जाएंगी। अगला है किसी विषम प्राकृत संख्याओं के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होते हैं। पहले पूर्ववर्ती परवर्ती पूछा जाता था संख्या का, लेकिन अब चेंज कर दिया गया है कि विषम प्राकृत संख्या के परवर्ती पूर्ववर्ती गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होते हैं। प्रश्न को समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। अब देखिए मान लीजिए विषम प्राकृत संख्या को ही चुनना है। किसी भी विषम प्राकृत संख्या के परवर्ती पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होता है, 8 से विभाजित होता है। क्यों होता है ये देख लेते हैं। मान ले कोई विषम प्राकृत संख्या 11 है, 11 का पूर्ववर्ती 10 और परवर्ती हो जाएगा 12। पूर्ववर्ती परवर्ती का गुणनफल 12 दहम 120, 120 को 8 से डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, सभी लोग बताइए। 15 8 120 होता है। क्यों ऐसा किया गया 8 से विभाजित होता है, क्योंकि विषम प्राकृत संख्या पूछा गया है। तो प्राकृत के पहले भी आपके सम हो संख्या होगी, बाद में भी सम संख्या होगी, इसलिए हम बता रहे हैं सम संख्या से विभाजित होगा। अगला प्रश्न है 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। 7 और 13 के बीच परिमेय संख्या पूछा गया है, सभी लोग बताइएगा। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती। कितनी अनंत परिमेय संख्याएं बन सकती हैं। अगला दिया गया है 10,99,999 की परवर्ती संख्या बताई। परवर्ती मतलब बाद की, परवर्ती मतलब उसमें +1 कर देना, केवल क्या करना है, +1 कर देना। तो 9 1 10 हो जाएगा, फिर 9 1 10 हो जाएगा। तो आपको कितने 9 है, 5 9 है तो 5 जीरो कर दिए, यानी 9 1 10 हो जाएंगे, फिर ये 1 1 हो जाएगा। समझ गए सभी लोग। ये किस में दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में, ये फोर्थ ऑप्शन में दिया गया कि फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, 11 लाख, ठीक है। तो गलती नहीं करना है, गलती से सीखना है और सावधानी पूर्वक मैथ्स के क्वेश्चन को हल करना है। अगला दिया गया है कि 4,89,348 माइनस 48,365 को 100 का सन्निकट करने पर कितना मान आएगा। अब दोनों को माइनस कीजिए, घटाइए सभी लोग पेन रफ में अपने, सभी लोग ध्यानपूर्वक घटाइए। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका मान आएगा 44,0983।
4,40,983। अब इसमें कह रहा है 100 का सन्निकट। अब 983 दिया गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 983 को 1000 लिख सकते हैं ना, 100 का निकटतम, क्योंकि 83 100 के नज़दीक है। तो कौन जाएगा 44, 983 से 44 1000 किस में लिखा गया, 44 1000 लिखा गया है ना, 4,41,000 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जब आप समझ जाते हैं बिना रफ पेन के भी सॉल्व कर लेते हैं। अगला, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 57,500 यानी कि 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। बताइए सफल प्रत्याशी चुनाव में कितने मतों से जीता। बस घटाना है, यहाँ पे लाखों में संख्या दी गई, आपको फटाफट घटा लेना है कि 5,77,500 में 3,48,700 माइनस कर लेना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो 15 में 7 गया 8 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सभी लोग बताइए। इसके बाद ये बचेगा 6, फिर आपको हासिल लेना पड़ेगा, तो 16 में 8 गया कितना आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। फिर ये 6 बचा, 6 में 4 गया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3 था तो एक हासिल है 2, तो 22,88,00 है। तो 22,88,00 किस में दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, जो कि आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है। इनमें से 29,642 पुरुष है, 28,167 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या बताइए। तो मेरे प्यारे में सभी आप लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, और जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत भी करते हैं। देखिए, किसी गांव की कुल जनसंख्या दी गई हो, उनमें से पुरुष और महिलाएं दी गई हो, शेष बच्चे निकालना, तो कुछ नहीं करना है। 29,642 को 28,167 में प्लस कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी संख्या निकल आएगी 57,809। ये क्या हो गया, महिलाएं पुरुषों की संख्या। अब गांव की कुल जनसंख्या में घटा दीजिए, बच्चों की संख्या निकल के आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, 78,692 में 57,809 को माइनस कर देना है, तो आपकी वैल्यू कितनी जाएगी, 20,883, 2883 फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है जो वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, संख्या 53, 68, 795 में दोनों में 5 के स्थानीय मान के अंतर का 2 गुना कितना होगा। प्रश्न को समझिएगा थोड़ा। संख्या में क्या दिया गया, 5 के स्थानीय मान, तो 5 के स्थानीय मान पहले वाले का 5 आ जाएगा, दूसरे वाले कितना आएगा 5, पहले वाले कितना आएगा 5, कितने अंक है 2 4 6 0 आ जाएंगे। ये पहले वाले का स्थानीय मान है, दूसरे वाले का केवल 5 आ रहा है। दोनों मानों में अंतर निकाल लेना, -5 कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, अंतर निकालेंगे तो 4,9,9,9,9,5। अब 4,9,9,5 किस में दिया गया है, देखेंगे आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि मान के अंतर का 2 गुना बता रहा है। इसमें गुणा भी 2 और करना है, 2 का गुना कर देना है, तो 2 पंचे आ जाएगा 10 यानी 0, 2 9 18 19, 2 9 18 19, 2 9 18 19, 2 9 18 19, 2 9 18 19, 2 9 18 19, 2 चौको 8 1 9, यानी कि 9 आपका ये आ जाएगा 6 बार 9 और 0, यानी कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99,99,990। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बिल्कुल इकाई दहाई से एक अंक पढ़ लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं। तो चलिए ही सॉल्व कर लेते, इसको भी 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में दिया गया 4,05,12,138 को किस प्रकार पढ़ा जाएगा। तो पढ़ दिए भैया, 4,05,00,000। अब मिलियन में बताना है दोस्तों,
1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, 4 करोड़ है तो 40 मिलियन हो जाएंगे। 40 मिलियन 5 लाख, 40 मिलियन 5 लाख 1238 किस में दिया गया है? 500 1238, 40 मिलियन 500 1238, 4 मिलियन तो नहीं होगा, 40 मिलियन वाला होगा। 40 मिलियन 5 लाख 12,000 ना होगा, 1200 होगा। फिर 4 मिलियन तो होगा नहीं, 40 बिलियन भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल होगा, यही होना चाहिए। 40 मिलियन 500 1238, यहाँ पे 5 लाख होना चाहिए, वैसे 500 की जगह 5 लाख होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू आरबिक संख्यांकन पद्धति में द्विअंकी व 4 अंकी संख्याओं की संख्या का जोड़ कितना होगा? अब हिंदू आरबिक संख्या पद्धति में द्विअंकी और 4 अंकी संख्या का जोड़ बताना। अब हिंदू आरबिक पद्धति ध्यान दीजिए, द्विअंकी 2 अंकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 99 - 9 इक्वल टू 90, 2 अंकी संख्या 90 हो जाएगी। 4 अंकी 1 2 3 4 -999 जाएगी 9000, तो टोटल हो जाएगी 9000 और 90, नहीं 90 और 9000 किस में दिया गया? पहले ऑप्शन में। ये जोड़कर भी दे देते हैं तो भी सही था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि किसी मकान के निर्माण में दया कंस्ट्रक्शन एसोसिएट का बिल आया है। मकान के निर्माण का बिल दिया गया है, जहाँ पे आपके सामान दिया गया है और मूल दिया गया है। प्लास्टिक पाइप इतने का आया, नल वार्सर इतने का आया, सरिया इतने की लगी, जालियाँ जो इतने की लगी। अब कुल धनराशि नहीं, दशमलव का जोड़ आपसे बनना चाहिए, कुल मिला के ये दशमलव को जोड़। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखिए 5 7 5 12 5 17 के साथ लिखिए, दशमलव हासिल अभी एक आ गया। अब 9 1 10 5 3 8 18 लिख दीजिए दशमलव के इस पार, फिर हासिल एक आया। अब जोड़िए 6 1 7 7 1 8 हो जाएगा, फिर 4 3 7 5 12 हो जाएगा, फिर हासिल एक हो जाएगा। 5 2 7 7 14 3 17 1 18 आ जाएगा, 9 1 10 आ जाएगा। 10 85 88 .75 किस में दिया गया है? ये देखिए 10 82 88.75, यानी 1,08,288.75 सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बस अवश्य बताइए। और सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए प्राइमरी लेवल वर्ग 3 एग्जाम को फतेह करना है, तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके हो आप सभी लोग कमेंट कीजिए, तैयारी को बेहतरीन कीजिए, क्योंकि लिखते जाइए, जो लिखते जाएंगे वह माइंड की मेमोरी में सेव होता जाएगा और यही आपका एग्ज़ाम हाल में काम आने वाला है, जिससे आप एक सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे, अपने सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ेंगे, अपने मंजिल की ओर पहुँच पाएंगे। तो सभी लोग हमारे जो फेसबुक पेज है, सोशल मीडिया पेजेज है, जयसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो कीजिए, सभी अपडेट पाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।